हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने लिए 100% दे रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई करा था चेंज इन कलर तक। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पहली बात आपको बता देते हैं, क्लियरली बोल देते हैं कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम लोग कुछ खत्म किए थे। तो बच्चों ये जो है ना थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये 10 पेजेस का उसका नोट्स है। तो मुझे 2 या 3 पेज जो है एक दिन में करवाएंगे, तब जा करके जो है 3 या 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप में से कोई भी नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन है, यानी कि बेल आइकन है, उसको क्लिक करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत खत्म करना है। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जब रिएक्शन होता है ना तो समटाइम्स कोई चीज का स्टेट भी अवस्था बदल जाता है, यानी कि कोई सॉलिड से गैस में चला जाता है, गैस से लिक्विड में चला जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो मोमबत्ती का जलना, इसको ये कह सकते हैं कि मोमबत्ती के वैक्स का जलना क्या होता है कि पहले सॉलिड होता है, फिर वो लिक्विड, फिर गैस में बदल जाता है। कैसे? सॉलिड water formed by the combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by combustion of wax। ये समझ में आ गया होगा कि मोमबत्ती पहले जो वैक्स होता है वो सॉलिड होता है, फिर जलता है तो लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, और उसके बाद अब देखते हो कि हम लोग मोमबत्ती जला करके और थोड़ा सा नीचे गिरा करके उस पर मोमबत्ती को चिपका देते हैं, एक दम के जैसे काम करता है। और उसके बाद क्योंकि उसके जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो गैस भी बनता है। तो इसको हम, ये स्टेट चेंज हो गया। There are some chemical reaction which can show more than one characteristics। इसके अलावा एक और है जिसमें एक से ज्यादा लक्षण है। कुछ और भी केमिकल रिएक्शन है जिनमें एक से ज्यादा चीज होता है, यानी कि जैसे इसमें देखिए एक से ज्यादा हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे पानी है, पानी लिक्विड होता है, लिक्विड से वो वेपर भी बनता है, फिर वो बर्फ भी बन जाता है, सॉलिड भी बनता है। उस तरीके से वैक्स भी है। आगे देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। The chemical reaction between quick lime water to form select lime is characterized by a change in temperature। ये किस वजह से ऐसा होता है कि क्विक लाइम जो है ना वो select लाइम में बदल जाता है? ये होता है टेम्परेचर में बदलाव की वजह से। अब इसको समझते हैं। Which is a rise in temperature? The chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid, वो जो है टेम्परेचर, ये सब कोई भी रिएक्शन होता है ना तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी रिएक्शन होता है। सॉरी, रिएक्शन होने से टेम्परेचर में भी बदलाव आता है। अगर रिएक्शन हो जाएगा, जैसे आपको बताते हैं, आप समझिए, ऐसे समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे जिंक है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कम होता है और पानी ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो क्या होगा, अब इससे समझिए कि हाइड्रोजन गैस जैसे रिलीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो गैस के रिलीज होने से हाइड्रोजन, अगर जिस चीज से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर राइज करता है। ऊपर में भी वही चीज है कि हाइड्रोजन रिलीज होगा तो गैस टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग बेरियम सल्फेट कहते हैं। क्लोराइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों के दोनों लिक्विड है, और लिक्विड जब आपस में रिएक्ट किया, देखिए एक्वस एक्वस है, तो यहाँ पर क्या बना, सॉलिड बनाया। ठीक है, एस मतलब सॉलिड। तो इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं कि दो लिक्विड के आपस में रिएक्शन की वजह से प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट मतलब एक्स्ट्रा चीज, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा चीज होता है जो सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाएगा, रिएक्शन होगा और वो सॉलिड के रूप में नीचे बैठ जाएगा। मतलब एक एक्सक्रेटा मान के चलिए, जैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है उस तरह के हम प्रेसिपिटेट को समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा बच जाता है, बॉटम में जाकर के वो बैठ जाएगा। दो लिक्विड के मिलने से क्या होता है कि उसमें जो कुछ छोटा छोटा दाना होता है सॉलिड का,
वो बॉटम में जाकर बैठ जाता है, उसी वही प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं प्रेसिपिटेट को। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा ही मेरा फेवरेट है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है आप समझते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस। मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज से, सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए और बी दोनों मिला, इसमें एरो का साइन है, यानी कि ये बता रहा है कि रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा C+D। अब देखिए इन दिस इक्वेशन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सी एंड डी आर कॉल्ड प्रोडक्ट। द एरो शोज द डायरेक्शन कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन जो है इस तरफ हुआ और इसका रिजल्ट भी इसी तरफ आएगा। तो ये देखते कंडीशन इफ एनी इज रिटन जनरली अबव द एरो, अगर कोई चीज कभी कभी ऊपर भी लिखा हुआ रहता है, जैसे कि हम उस दिन बताए थे आपको कि H2O और CO2 मिलता है और सनलाइट नीचे में क्लोरोफिल लिखा हुआ था, जो कि हम पौधा का भोजन बनाने के लिए बता रहे थे। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा लिखा रहता है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अब देखिए इसको समझते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाटर देता है, क्या देता है, वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये इस तरीके से दिखाया जा सकता है। इन दिस फर्स्ट इक्वेशन वर्ड्स आर यूज्ड एंड इन सेकंड सिंबल्स, पहला वर्ड यूज होता है, फिर सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस आर यूज्ड टू राइट द केमिकल। तो सिंबल्स यूज होता है फॉर कन्वीनियंस, द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू, सबसे पहले वर्ड यूज होता था, अब सिंबल यूज होने लगा है केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए। A chemical equation is a way to represent the chemical reaction in concise and informative way। तो chemical equation जो होता है वो chemical reaction को concise और informative way में, मतलब एक तो पहली बात ये छोटा कर देता है, ठीक है, और दूसरा कि बहुत ही informative way में, यानी कि उससे बहुत सारा information मिल जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे दिया कि हाइड्रोजन है, प्लस का साइन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, और ये एरो का साइन है, मतलब इन दोनों को मिलने के बाद इधर में रिजल्ट आया है। उस तरीके से कंसाइज और इंफॉर्मेटिव वे में वो बहुत कुछ हमें बता देता है। केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही मजेदार है, मुझे ये पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस क्या होता है इसको समझते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि दोनों तरफ ना नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, कोई एलिमेंट है उसके दोनों तरफ का नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जिंक सल्फेट और H2। देखिए यहाँ पर जिंक कितना है, एक, यहाँ भी एक, यहाँ पर क्या है सल्फ्यूरिक, यहाँ पे सल्फेट जो है कितना है देख लीजिए, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों चार है, चार है, ऐसे ऐसे समझिए, सल्फर भी एक है और यहाँ भी सल्फर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, चार है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन कितना, दो है, दो है। ये बैलेंस्ड हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस, यानी कि सभी जगह दोनों तरफ इक्वल इक्वल है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, देखिए हाइड्रोजन सल्फेट ये सब चीज का यहाँ पर दिया हुआ है। According to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed। कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास न बनाया जा सकता है और नहीं बिगाड़ा जा सकता है, यानी खराब। तो वे दिस लॉ, इस कानून को मानते हुए टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, यानी कि इस तरफ का जो टोटल मास है वो इक्वल होगा किसके, इस तरफ के टोटल मास से। कुछ भी होगा, उन लोगों के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन न बढ़ेगा न घटेगा, वो इक्वल ही रहेगा। अनबैलेंस्ड क्या होता है, if the number of atoms of each element in the reactant not equal to the number of atom of each element present in the product। तो मतलब जो जिस तरफ, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ हम आते हैं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर फेरस है, आयरन, और यहाँ पर क्या है H2O, ये दोनों के साथ, अब देखिए यहाँ पर फेरस कितना है 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 2। तो ये नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस। क्या बोलेंगे इसको, अनबैलेंस। अब इसको बैलेंसिंग कैसे करना है तो इसको समझाते हैं आपको। बैलेंसिंग करने का बहुत ही इजी है। बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस द गिव, दोनों तरफ में इक्वल इक्वल कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे नेम ऑफ एटम। नेम ऑफ एटम क्या, इसमें कितने एटम है देख लीजिए, फेरस यानी कि आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। चलिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यानी कि इस तरफ LHS साइड में क्या क्या है उसको नोट करेंगे, और RHS में देखिए आयरन इसमें कितना है 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसके बाद इस तरफ क्या ढूंढ लिया, हाइड्रोजन कितना 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है, ओके। और ऑक्सीजन कितना 1 तो 1 लिख दिया, ठीक है, ये भी डन हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। इसमें आयरन कितना है 3, नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट, आयरन कितना है इसमें दिखा रहा है, गलत दिखा रहा शायद,
तो आयरन इसमें तो 3 दिखा रहा है, तो यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, कुछ गड़बड़ लिख दिया है। हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 है। यहाँ पे दोस्तों ये 3 होना चाहिए था, या तो यहाँ पे 2 ही होगा, पता नहीं कैसे लिखा है, आगे देखते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, तो इसमें तो बहुत सारा कानून है, लेकिन हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए इसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, नहीं तो हम खुद आपको बता देंगे। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे जनरली हम जो बताएंगे आपको वो इस तरीके से बताएंगे। देखिए अब इधर इस तरफ 3 है, तो हम इसको इधर भी 3 करेंगे। ठीक है, ओके, तो 3 3 बैलेंस हो गया। इधर 2 2 है, इधर 4 है, तो इधर भी 4 करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए इधर भी 3 हो गया, इधर भी 2, इधर भी 4, इधर भी 3 2 4। अब ये ऐसा अगर हम इसको इक्वेशन को लिखने जाएंगे तो क्या ये सही में ऐसे बन पाएगा? तो इस चीज को हम लिखते हैं इक्वेशन में, हम लिखना पर ये तो हमको दिख गया कि हमको क्या किए, हम दोनों तरफ में इक्वल कर दिए, लेकिन ये इक्वेशन में ये बैठता है या नहीं बैठता है इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। चलो ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर कितना है 4 है। तो इस ऑक्सीजन को हमको 4 बनाना है, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए। ठीक है, देखिए ओके, ऑक्सीजन तो 4 हो गया। हाँ, कभी भी जब हम ऐड करते हैं ना अपने से इसको बैलेंस करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए सावधान रहिएगा। सावधान रहने की जरूरत है कि ये हम लोग कभी भी शुरू में नहीं लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम इरेज कर दिया। हाँ, तो हम लोग शुरू में कभी भी 4 लिखा गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इधर आयरन कितना है 3, तो यहाँ भी हम 3 लिख दिए, तो आयरन तो बहुत ही आसानी से 3 3 लिखा गया। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई एलिमेंट के पहले कुछ लिखा होगा ना, समझ जाइएगा कि यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया, ये अनबैलेंस था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए अब हमारा आयरन मैच कर गया है 3 इधर भी, और इधर भी 3 है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी मैच कर गया, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि ये जो 4 है वो, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना गड़बड़ा गया, ये गड़बड़ा गया। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया पता है, 4 2 कितना होता है 8, तो यहाँ 4 हुआ, तो हमको यहाँ भी 4 बैठाना पड़ेगा। तो देखिए अब हाइड्रोजन 8 और इधर 8। अब चलिए आइए नीचे की तरफ में देखते हैं क्या सीन बना है। देखिए जैसा हमने कहा कि देखिए इसको बैलेंस करने के लिए कैसे करना पड़ता, 3 3, इसको 8 करना पड़ा, इधर भी 8 4 4, तो हमारा ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। तो यही बात है, आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम इसको बहुत ही इजीली, देखिए हम जैसा बताए थे आपको कि क्या हुआ है, इधर देखिए आयरन 3 ही था, तो 3 इसमें गलती लिखा गया था 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 लगाए, और 4 लगाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट ये जो हाइड्रोजन इधर 2 ही था और इधर भी 2 था, बराबर था, वो हाइड्रोजन बिगड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन अब 8 हो गया, तो इधर भी हम लोग 4 लगा देंगे 4, तो ये हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। अब इसको और अच्छा से बताना है तो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो गैसियस स्टेट में जो होगा उसको G से डिनोट कर देंगे। ठीक है, लिक्विड में होगा उसको L से, और सॉलिड में होगा उसको S से। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन जो होगा उसको हम लोग AQ से डिनोट करेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन जो होगा उसको AQ से। राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव अंडर, तो कंडीशन हम लोग ऊपर या नीचे लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, by writing the symbols of the physical state of the substance and condition under which reaction takes place, a chemical equation can be made more informative. तो chemical equation को हम लोग और informative बना सकते हैं इस माध्यम से। तो एरो वगैरह का साइन दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी जब कोई चीज रिलीज होगा तो कोई चीज नीचे की तरफ अब्जॉर्ब होगा तो एरो नीचे की तरफ चला जाएगा, रिलीज होगा जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं।
तो पहला जो केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज मिलेगा। तो रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी मिला तो ए बी बनाया। तो मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन मिला, कार्बन बॉन्ड हुआ ऑक्सीजन में। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल गया। यहाँ पे कार्बन देखिए सॉलिड है और ये गैस है, दोनों मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो ये इसको बोले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि दो मिला हुआ था, अब क्या हुआ, रिएक्शन होने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि दो भाई में बंटवारा होना। तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड है, दो एलिमेंट एक साथ लिखा हुआ मतलब ये कंपाउंड है। decomposes into more compounds elements are known as a decomposition reaction। उसको हम लोग decomposition reaction। decomposition reaction is just the opposite of composition। combination का opposite होता है composition, decomposition। ठीक है, वहां पर दो मिल करके एक बना रहा था, यहाँ पर एक रहेगा पहले से, वो दो बना देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए when कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड अलग, हीट कब होगा बताइए, आग लगेगा उसमें, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनाएगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर, उसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाता है। फेरस हाइड्रोक्साइड है, देखिए आप फेरिक हाइड्रोक्साइड, वहां पर फेरिक ऑक्साइड बना देगा और वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन को समझते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है कि गर्म करने पर जब डिकम्पोजिशन होगा ना तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट है, इसको लेड नाइट्रेट ही कहते हैं। अब इसको हम क्या किए, हीट किए तो यहाँ पर ये देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। आज हमने बहुत कवर किया, 3 पेज ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। 2 दिन इसमें लगेगा, 10th है तो 4 दिन तो दे ही सकते साइंस में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।